हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। मेरा नाम है निकिता सिंह और मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है CUET की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से मेरे को तैयारी करनी चाहिए और सिलेबस क्या है। केवल इंग्लिश का नहीं बल्कि मैं बात करने वाली हूँ आज लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट के बारे में भी। आई नो ये ऐसा टाइम चल रहा है कि यहाँ पर अभी आपके सर के ऊपर बहुत सारा बर्डन और प्रेशर होगा। बर्डन इस चीज़ का और प्रेशर इस चीज़ का कि क्लास 12th भी है और मुझे क्लास 12th की भी पढ़ाई करनी है एंड एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, और साथ ही साथ उसके बाद मुझे CUET की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि CUET के बिना तो मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल नहीं पाएगा। सो इसी बर्डन को और प्रेशर को कम करने के लिए और आपको एक सही दिशा दिखाने के लिए मैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगी सभी चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करेंगे CUET क्या है, कैसे आप इस एग्जाम को देंगे, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस क्या है, और सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यानी कि चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड डेली बेसिस पर आपकी CUET की तैयारी भी इस चैनल पे हो रही है, क्लास 12th की तैयारी भी इस चैनल पे हो रही है, तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं हम इसी के साथ। सो बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि CUET है क्या। तो CUET अगर मैं बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ जी, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि ये गेटवे है, ये एक दरवाजा है जो कि क्लास 12th के बाद इस दरवाजे से गुजर करके आप बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे, जो कि है आपका कॉलेज। अगर आप किसी भी माध्यम के बच्चे हैं, चाहे आप फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में, है ना, आपने गुजराती में पढ़ाई करी हो, हिंदी माध्यम में पढ़ाई करी हो, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करी हो, किसी भी माध्यम में आपने पढ़ाई करी हो, लेकिन अगर आप एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो, ठीक है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट जो कॉलेजेस हैं अगर उनमें एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसका नाम है CUET, ठीक है। और यही एंट्रेंस टेस्ट जरिया बनेगा, और इस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपके जितने मार्क्स आते हैं वही डिसाइड करेंगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर के आओगे तो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, और अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो फिर आप वैसे भी देखिए, है ना, आप उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर फाइट है अच्छा परफॉर्म करने की, ताकि एक अच्छा कॉलेज मिल सके। इतना मुश्किल नहीं है CUET एग्जाम को देना, बहुत ही आसान है। बच्चे यहाँ पर इसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्लास 12th की भी तैयारी करनी है, CUET की भी तैयारी करनी है, दो एग्जाम्स की तैयारी मैं कैसे करूं। तो आपको यहाँ पर यह समझ के चलना पड़ेगा पहले तो कि क्लास 12th और CUET के सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, अप्रोच में फर्क है। CUET का एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और वो MCQ होने वाला है उसके अंदर, तो आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। सो यानी कि आपके पास बहुत क्रिस्प नॉलेज होनी चाहिए, किन चीज़ों की, आपके जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की, बेसिकली आपके सभी सब्जेक्ट्स की आपके पास बहुत क्रिस्प नॉलेज होनी चाहिए। आपको कट टू कट समझ में आना चाहिए कि ये अगर क्वेश्चन पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। क्लास 12th में क्या होता है कि अगर आपके पास उतनी क्रिस्प नॉलेज नहीं भी है तो भी आपके पास एक थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो कि आपके पास थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ द डाउट ये होता है कि आप ना वहाँ पे चीज़ों को लिख करके आंसर करोगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेबल आंसर भी कर देते हो, तो आपके टीचर्स आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर मिल जाते हैं, आधा नंबर, है ना, कुछ 1 नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर 6 नंबर का क्वेश्चन भी है तो। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ना रिटन टेस्ट तो होता नहीं है आपका, तो आपको तो सीधा करेक्ट आंसर को चूज करना है, अगर वो गलत है तो आपको फिर वहाँ पे मार्क्स जो है आपके वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। सो आपके पास या तो डू और डाई सिचुएशन रहती है, पर हाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लास 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको उन्हीं पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स जो हैं और वही किताबें जो हैं वही आपको CUET क्रैक करने में भी मदद करेंगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो CUET का एग्जाम होता कैसे है। तो CUET का एग्जाम बेटा अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो ढंग से, तो CUET का एग्जाम जो है वो 3 तरीके से होता है। आपके पास आता है सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 के अंदर आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 के अंदर आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है, और उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के अंदर आपका जनरल टेस्ट होता है। हम एक एक करके सभी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज के टेस्ट में एक होता है आपका ऑप्शन ए और एक होता है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन ए के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, ऑप्शन बी के अंदर 20 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B आपके पास कुल मिलाकर के 33 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, ठीक है। सेक्शन ए से आप 13 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, सेक्शन बी में से, सेक्शन 1 के बी पार्ट में से आप कोई भी 20 लैंग्वेजेस में लैंग्वेज चूज कर सकते हो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम जो आप लैंग्वेजेस हैं वो कितनी चूज कर सकते हो, मैक्सिमम लैंग्वेज आप 3 चूज कर सकते हो, 3 से ज्यादा आप पेपर नहीं दे सकते लैंग्वेज का। आते हैं हम डोमेन पर। डोमेन में आपके पास 27 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास 27 सब्जेक्ट्स वहां पे मौजूद हैं, ठीक है। आप 27 में से कोई भी
सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स का पेपर दे सकते हो, 6 से ज्यादा नहीं। आप चाहो तो एक डोमेन का सब्जेक्ट दे सकते हो, आप 2 का दे सकते हो, 3, 4, 5, 6, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं। और फिर आता है आपका जनरल टेस्ट, ये एक एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा है, वो सब चेक किया जाता है। सो ऐसे कुल मिलाकर के बेटा आप 10 पेपर दे सकते हो। अब ये 10 पेपर कौन से देने हैं, कौन से नहीं देने, है ना, वो आपके ऊपर है। तीनों एग्जाम देने जरूरी नहीं है, आप चाहे केवल लैंग्वेज का पेपर देकर के आ जाइए, ठीक है, उनमें से 3 में से कोई एक ले लो, 2 ले लो, या तीनों ले लो, तीनों लैंग्वेज ले लो, इससे ज्यादा ले नहीं सकते। अगर आप चाहो केवल डोमेन का पेपर देना तो आप केवल डोमेन का देकर के आ जाइए, मैक्सिमम 6 से कम ले सकते हो, ज्यादा नहीं। अगर आपको केवल जनरल टेस्ट देना है, आप जनरल टेस्ट देकर के आ जाइए। अब ये कैसे पता चले कि मुझे कौन सा पेपर देना है, मैं ये दूं, ये दूं, ये दूं, या तीनों दूं, या फिर एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जनरल दे दूं, या फिर 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन, एक जनरल दे दूं, या फिर 3 लैंग्वेज, 4 डोमेन, क्या मतलब कॉम्बिनेशन कैसे बनना चाहिए? तो कॉम्बिनेशन बेटा ऐसे ही बनेगा कि आपको सबसे पहले आपका गोल डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ जी। सो मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको सबसे पहले आपका गोल डिसाइड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, ठीक है, और उस कॉलेज से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा कि आपको इन सभी कॉलेज में से ये वाला कोर्स करना है, या फिर, है ना, इन सभी कॉलेजेस में ये कोर्स मिल जाए तो ये कर लूंगा, वरना ये सेकंड नंबर का कोर्स मिल जाए तो ये कर लूंगा, वरना मैं ये कोर्स करने को तैयार हूं, इन तीनों में से कोई सा भी कोर्स मैं करने को तैयार हूं, इन सभी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में से। जब आपको ये पता चल गया तो अब आपको बस इतना समझना है कि कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए वो कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर मांग रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट वो चाहते हैं कि आप दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बीए करना चाहता है इकोनॉमिक्स में, तो फिर वहां पर, और उसे वो कहां से करनी है, अगर उसे डीयू से, है ना, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करनी है इकोनॉमिक्स में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि मेरे को लैंग्वेज का टेस्ट तो जरूरी ही चाहिए। और केवल दिल्ली नहीं बल्कि 99% ऑफ द कॉलेजेस जो है, बीएचयू वो 1% में आ जाता है जो कहता है कि यार तुम लैंग्वेज में हिंदी का पेपर देकर के आओगे तो मैं ले लूंगा। लेकिन 99% कॉलेजेस कहते हैं कि लैंग्वेज होनी ही चाहिए, बिना लैंग्वेज के अगर तुम सोच रहे हो डोमेन और जनरल टेस्ट दे करके आ गए तो हम एडमिशन नहीं देंगे, लैंग्वेज ले लो, कोई भी ले लो, है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 99% में से बहुत से कॉलेजेस जो है ये कहते हैं कि हमें लैंग्वेज में इंग्लिश ही चाहिए। आप केवल हिंदी का पेपर देकर के डोमेन का और जनरल टेस्ट का देकर के आ रहे हो, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, आपको इंग्लिश देना चाहिए, आप इंग्लिश के साथ ही आए हमारे पास। तो आपको यहाँ पर क्या है, आपको लैंग्वेज में इंग्लिश देनी पड़ेगी, एक आपका एक लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या हुआ, फिर दूसरा आपको इकोनॉमिक्स का डोमेन में से आपको डोमेन का पेपर देना पड़ेगा। डोमेन में से आप कौन सा देंगे, डोमेन में से आप मैथ्स का पेपर देंगे, ठीक है, आप इको का पेपर देंगे, ये पेपर देंगे, और सोचो आपने एक जीटी भी दे दिया। तो ये आपको पता चल गया कि डीयू क्या बोल रहा है। डीयू आपने सर्च किया, आपने पहले अपना एम देखा, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन से कॉलेज से कौन से कोर्सेज मिल जाएंगे मुझे, तो मेरे को चलेगा, मैं चाहता हूं, है ना। तो आपको वो पता करने के बाद देखना पड़ेगा कि वो कॉलेज उस कोर्स के लिए कौन से एग्जाम्स आपसे चाहता है, तो आप उस एग्जाम की तैयारी करेंगे। ऐसे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा कि कौन सी तैयारी मुझे करके चलनी है। अब जब ये पता कर लिया है तो इसके बाद आप सबसे ज्यादा आकर के फंसते हैं इस चीज पर कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, कौन सी किताबों से मैं पढ़ूं। तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बच्चे, अगर आपको देखो, सबसे पहले ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है ना, ये मैं आपके लिए सब स्पेशली, मैंने पहले भी एक वीडियो लिया था जहां पर मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो फिर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे, तो ये जो चार्ट है इसके अंदर मैंने कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करी है। इसके अंदर पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है तीनों सब्जेक्ट्स का, मैं केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं तीनों सेक्शंस के बारे में, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। तो यहाँ पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सब कुछ दिया गया है। इसकी पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए स्पेशली डलवा दूंगी, आप उसको डाउनलोड करके ये पूरा देख सकते हैं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो आपको बार बार से खुद से सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पे सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चीज के बारे में कि मैंने अभी आपको बताया ना कि बेटा आप कितने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो और कितने सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हो, तो पेपर दे सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप लैंग्वेज में से मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, डोमेन में से 27 का ऑप्शन है, 6 कोई भी चूज कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। जनरल टेस्ट एक आपका रहता है, तो आप 10 पेपर दे सकते हो। दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी माध्यम के बारे में कि माध्यम क्या बोल रहा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे हम अंग्रेजी माध्यम के तो है नहीं, हम तो हिंदी माध्यम के हैं, हम कैसे पेपर दें, हमें तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप ना किसी भी माध्यम में पेपर दे सकते हो, आपके पास 13 ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, है ना, उर्दू, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आपने
हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी है, गुजराती माध्यम से पढ़ाई करी है, फर्क नहीं पड़ता, आप वहाँ पे अपना माध्यम जो है आप अपना फॉर्म भरते समय पे चूज कर सकते हैं, उसी मीडियम में आपको पेपर मिलेगा। अब ये मत सोचना कि इंग्लिश का पेपर भी हिंदी में आ जाएगा, वो एक भाषा है, भाषा तो उसी भाषा जो पढ़ी है उसी भाषा में पेपर दोगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया बेटा लैंग्वेज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कौन से वो ऑप्शन है? सो लैंग्वेज में ये सेक्शन नंबर 1 है, ठीक है, ये आपका पूरा लैंग्वेज का मिला करके ये आपका सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 में आपको जो ऑप्शन पार्ट ए है, पार्ट ए में इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, असमीज, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, उड़िया, उर्दू, ये 13 लैंग्वेजेस मिलती हैं। सेक्शन 1 के पार्ट बी में चाइनीज, जर्मन, अरबिक, इटालियन, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संस्कृत, तिब्बतन, डोगरी, बोडो, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथली एंड सिंधी, ये 20 लैंग्वेजेस आपको मिलती हैं। तो आपके पास बहुत वैरायटी है, ठीक है। आप इसमें और इसमें दोनों पार्ट ए और बी में से मिलाकर के मैक्सिमम 3 ले सकते हो। एक इंग्लिश ले ली, सोचो अगर कोई बच्चा जो है वो सोच रहा है कि मुझे फ्रेंच और स्पेनिश पढ़नी है, मैं 2 फॉरेन लैंग्वेज लेना चाहता हूँ, मुझे आगे जाकर के फॉरेन में पढ़ाई करनी है, तो वो यहाँ से 2 लैंग्वेज और चूज कर सकता है। तो आप अपना कॉम्बिनेशन देख लो, आपको कौन सी लैंग्वेज का पेपर देना है, मिला करके दोनों में से कोई भी 3 चूज कर सकते हो। फिर हम आते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट पे। डोमेन आपके पास 27 सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन में आपके वो सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। जैसे कि पीसीएम का बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहा होगा, तो आप यहाँ पे 27 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी के चूज कर लो, मैक्सिमम 6 कर सकते हो आप, ठीक है। किसी ने अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, आपके सोशियोलॉजी, आपका पॉलिटिकल साइंस, है ना, या फिर अगर कॉमर्स का बच्चा है अकाउंटेंसी, बीएसटी, ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके मेन सब्जेक्ट्स जो हैं क्लास 12th वाले, वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप अपने मनपसंद या पसंदीदा कोर्स और कॉलेज के हिसाब से यहाँ से मैक्सिमम 6 चूज करेंगे और फिर जनरल टेस्ट आ जाता है आपका, जो सेक्शन 3 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में सिलेबस क्या है, पेपर किस तरीके से आएगा। तो देखो, अगर आप लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो तो लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पकड़ अपनी बनानी पड़ेगी। केवल रीडिंग नहीं, कॉम्प्रिहेंशन बोल रही हूं मैं। इससे मेरा मतलब है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, पढ़ करके कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपके सामने ना 300 से 500 शब्द का एक पैराग्राफ आएगा अगर आप लैंग्वेज का पेपर देते हैं। और बात करते चलो इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का पेपर देते हो तो लैंग्वेजेस में तो आपके पास 300 to 500 का एक पैसेज आने वाला है। वो पैसेज कुछ भी हो सकता है, फैक्चुअल से मेरा मतलब है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, है ना, कि इतना % ये हुआ, इतना ये हुआ। अब आपको पढ़ के समझ के MCQ वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सॉल्व, ठीक है। या फिर वो पैसेज नरेटिव हो सकता है। नरेटिव में क्या होता है, नरेटिव में ना वो आपसे कहानी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछेंगे। या लिटरेरी हो सकता है जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मेरे हिसाब से ना ऐसा ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, आपको पढ़ के आंसर करना है। सो इस टाइप के पैसेजेस आएंगे, ठीक है। फिर आपसे ग्रामर से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया या फिर स्पॉटिंग द एरर दे दिया, उस टाइप के क्वेश्चंस कि अब यहाँ पर ये सेंटेंस है, इसके अंदर बताओ ग्रामेटिकल एरर क्या है। तो उसके लिए आपको अच्छे से ग्रामर नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे करेक्ट स्पेलिंग्स पूछी जा सकती हैं, वो कैब के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप डोमेन की बात करें तो यहाँ पे बच्चे जो है परेशान होते हैं कि इसके लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी है। तो बेटा यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ना, क्लास 12th का महत्व इतना भी खत्म नहीं हुआ है कि आपको उठा के क्लास 12th का कोई फायदा ही नहीं रहा पढ़ने का। तो आपका बहुत बड़ा फायदा है, आप जो अभी पढ़ रहे हैं वही आपको CUET क्रैक करवाएगा, ठीक है। क्लास 12th की NCERT की किताबें आपको मदद करने वाली हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अपनी क्लास 12th NCERT पे ध्यान दो, अच्छे से उसको मजबूत करके चलो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं। यही आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, NCERT ही तुम्हारे भगवान है, उनको पूजो अच्छे से वो पूरी किताबें जो है ना, उसका पूरा ज्ञान अपने दिमाग में बैठा लो और नॉलेज बहुत अच्छी और स्ट्रांग रखो, महारत हासिल करो उस पर, क्योंकि वही CUET में आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने को हेल्प करेंगी, ठीक है। और फिर अगर हम आए जनरल टेस्ट पे, तो जनरल टेस्ट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, उसके लिए मैगजीन्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, ये सब पढ़ो, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ो। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो बेटा इंग्लिश में, मतलब लैंग्वेज में 50 सवाल आएंगे, ठीक है। 50 में से, बल्कि अगर मैं बताऊं तो लैंग्वेज में और डोमेन में दोनों में ही 50 सवाल आएंगे। 50 में से कोई से भी 40 का सवाल का जवाब देना है, ठीक है। जो आपका पेपर है वो 5 नंबर हर एक सवाल के मिलेंगे, और अगर गलत जवाब दोगे तो -1 हो जाएगा। तो 200 नंबर बनते हैं आपके, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होगा। 50 सवाल में से ऑप्शन रहेगा, कोई भी 40 करो, हर सही सवाल के 5 नंबर, गलत के -1, ठीक है। ऐसे ही डोमेन में होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें जनरल टेस्ट में तो 75 सवाल पूछेंगे, उसमें से कोई भी 60 का सही करना है आंसर, ठीक है। वही आपको हर सही जवाब के लिए 5 नंबर और गलत के लिए -1। सो ये आपका सिलेबस
और एग्जाम पैटर्न है। तो अब CUET क्या है, कैसे उसमें मैं चूज करूं पेपर, है ना, किस समय पर होता है, वो डेट भी आ चुकी है। 15 मई से निकलेगा हमारा 2024, 15 मई से लेकर के 31 मई तक आपका एग्जाम होगा। तो आपको डेट भी पता चल चुकी है, आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के कुछ 1-1.5 महीने बाद ही आपका एग्जाम भी होने वाला है। सो अब आपको ये भी समझ में आ गया कब पेपर होगा, सिलेबस क्या है, ठीक है, किस तरीके से बुक्स वगैरह मुझे कौन सी रेफर करके चलनी है, तो NCERT ही आपको रेफर करके चलनी है, ठीक है। ये सब समझने के साथ अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो देखिए, आपकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं, आप अगर अपनी बहुत अच्छे से NCERT भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी चाहिए। और सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। CUET के जितने टॉपर्स हैं, अगर आप उनसे पूछे कि उनका राज क्या था कि उन्होंने टॉप किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताते हैं कि वो राज जो है वो यही है कि उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी। मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर्स, PYQs, ठीक है, ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं आप प्रैक्टिस करो बहुत सारी, और इन सभी टेस्ट को दो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके चांसेस होंगे एक अच्छा स्कोर लेकर आने के। उसके साथ ही साथ लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो अपनी वोकैब को बहुत अच्छे से इंप्रूव करके चलो, क्योंकि वोकैब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस वोकैब से आते हैं, तो आपको अपनी वोकैब इंप्रूव करनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, सिलेबस समझो कहाँ से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तभी जाकर के तैयारी करो। फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो, जो पढ़ना है उसको पढ़ो। तो सिलेबस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आपको उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि बेटा यू शुड स्टार्ट रीडिंग। ये बहुत जरूरी है। ये कैसे आपको हेल्प करेगा, ये ऐसे हेल्प करेगा कि आपको ये 4 चीजें करनी है। रीडिंग आपको कैसे हेल्प करेगा, रीडिंग से आप अपना करंट अफेयर्स यानी कि जनरल टेस्ट भी अच्छा दे पाओगे, क्योंकि यहाँ से अगर आपके करंट अफेयर्स अच्छे हो जाएंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको चीज़ों की नॉलेज भी होगी। रीडिंग से आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जब आप रीड कर रहे होगे न्यूज़पेपर को या बाकी किसी आर्टिकल को जहाँ से आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज भी आपको मिल रही है, तो रीड करते करते आपको वहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, उनको भी अगर नोट डाउन करोगे और ट्रैक करोगे तो आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी। सो बेटा बेसिकली रीडिंग आपको 2 तरीके से हेल्प करेगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करेगा, आपकी जीके में भी इंप्रूव करेगा, आपके करंट अफेयर्स वगैरह की नॉलेज भी अप टू डेट रखेगा, ठीक है। सो ये सभी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना, ठीक है, और अपनी रीडिंग और वोकैब को इंप्रूव करना। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अब देखो, जाहिर सी बात है कि कोई भी जो एक बच्चा है, वो उसे अगर मैं इतनी सारी चीजें बता दूं कि बेटा तुमको ये भी करना है, तुमको ये भी करना है, तुमको ये भी करना है, तो वो जाहिर सी बात है कि परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास क्लास 12th भी है, अभी क्लास 12th में तुमको प्री बोर्ड्स भी देने हैं, है ना। प्री बोर्ड्स के साथ साथ आप हैंडल कर रहे हो अपने किसका, अपने बोर्ड्स का प्रेशर भी, फिर बोर्ड्स के बाद CUET भी आ जाएगा, है ना। तो अभी इसका 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 सबका प्रेशर हैंडल करना, फिर उसके बाद ऊपर से इन सबको मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बनाना, ठीक है। फिर टाइम टेबल के बाद किताबें, कौन सी किताब से मुझे पढ़ना है, कौन सी किताब से मुझे नहीं पढ़ना, उसका ध्यान रखना। फिर टाइम टेबल बनाना ही नहीं, टाइम टेबल को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। टाइम मैनेजमेंट रख के चलना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, ये सब देखना। तो ये सारा का सारी चीज़ जब एक स्टूडेंट के ऊपर आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई मैं प्री बोर्ड के लिए पढ़ूँ, बोर्ड के लिए तैयारी करूँ, CUET की तैयारी करूँ, प्रैक्टिस करूँ, स्कूल का होमवर्क करूँ, असाइनमेंट करूँ, या मैं बुक्स ढूंढूं कहाँ से मुझे पढ़ना है, टाइम टेबल बनाऊं, कैसे बनाऊं, स्कूल भी जाना है, इतनी सारी चीज़ें वो परेशान होते हैं। सो इसी के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखो, हम लोग जो है लेकर के आए हैं हमारा बैच जिसका नाम है संकल्प, ठीक है। सो संकल्प बैच हम लेकर के आए हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको इतना परेशान नहीं होना है बेटा। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आपको इस बैच में एनरोल हो जाना चाहिए, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली आप इस बैच को जरूर एक बार चेकआउट करें, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, क्लास 12th ही नहीं बल्कि उसके बाद के CUET एग्जाम की भी, जिसमें प्रॉपर टाइम के साथ मैनेज करते हुए सारी चीज़ों की प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। सारी अपडेट्स दी जा रही हैं आपको, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसकी तैयारी कब कब करनी चाहिए, कि कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो एक टीचर ज़्यादा अच्छे से बच्चे को बता पाता है, और वो अच्छे से आपको समझा पाते हैं कि देखो इतना सब कुछ है, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, ये 50 बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सभी छोटी छोटी इनपुट्स और इनसाइट्स अगर एक बच्चे को मिल जाए तो उसकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं, और वो अकेले से एक बच्चा नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। उसके लिए उसको एक एक्सपीरियंस्ड एक गाइड की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है। तो इसलिए ये बैच जो है ये आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए है, जहाँ पे आपकी बेस्ट फैकल्टीज जो है CUET हिंदी मीडियम की, वो सभी मिलकर के आपको तैयारी करवा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको या तो आपका ऐप डाउनलोड कर लो अड्डा का, ठीक है, अड्डा 24/7, या फिर आप ना गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा अड्डा 24/7,
वो साइट आप खोलेंगे सबसे पहले आएगी अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स में जाकर के CUET चेक करो। अगर आप आर्ट्स हिंदी माध्यम से हो तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो, साइंस से हो तो आप ये ले लीजिए, और अगर आपको केवल लैंग्वेज की तैयारी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको जाकर के वो कोर्स परचेज कर लेना है, ठीक है। एंड सच में समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे कोर्स ज़्यादा महंगे भी नहीं है, बहुत एक मिनिमम सी अमाउंट पे करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हो, और एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक बारी में अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी के बाद और अच्छा रिजल्ट लाने के बाद आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एंड ऑब्वियस सी बात है आगे जाकर के जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बेटर हो जाएंगी। तो एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बेटा आपका जो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं, तो आपको ये कोड यूज़ करना है Y830, ये कोड है। इस कोड को लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और एक बहुत कम अमाउंट में, एक बहुत ही कम अमाउंट में पूरे साल भर के लिए आप अपनी तैयारी को निश्चिंत रूप से अपने टीचर्स पर डाल सकते हैं, और खुद बस उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना रहेगा, ठीक है। तो अभी देरी मत करो, जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाओ, ओके। एंड मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। आपको कोड भी बता दिया है और कोर्स के बारे में भी बता दिया है, तो जल्दी से एनरोल हो जाओ, किसका इंतजार है। मैं निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, जहाँ पे ऐसी ही किसी एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।